नमस्कार जी। आज आपको ट्वेल्थ क्लास फिजिकल एजुकेशन के चैप्टर 5 चिल्ड्रन एंड वोमेन इन स्पोर्ट्स के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। न्यू कोर्स के अनुसार इसमें जो भी कुछ शामिल किया गया है उसको आपको बताया जाएगा। मैं सोमव्रत, लेक्चरर फिजिकल एजुकेशन, इस चैप्टर को आपको बताने का प्रयास करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके अंदर शामिल जो है वो है, पहली बात इसमें शामिल होती है डेवलपमेंट को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो विकास है ये है क्या? तो विकास जो है, आप ध्यान रखिए, ऐसी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो कभी नहीं रुकती। जैसे ही व्यक्ति जन्म लेता है और जन्म से लेने के बाद मृत्यु तक उसका विकास जो है निरंतर चलता रहता है, जो कभी भी नहीं रुकता, चाहे वो किसी भी अवस्था में क्यों ना हो। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मोटर डेवलपमेंट की। ये जो मोटर शब्द है इसका हिंदी में अर्थ है गामक। तो गामक विकास किसे कहते हैं? तो गामक जो शब्द है ये किस प्रकार से यहाँ पर आया? यहाँ मोटर से अभिप्राय सभी प्रकार की गुणवत्ताओं से है। एक व्यक्ति के अंदर जो जो क्वालिटियाँ होती हैं, जो जो गतिविधियाँ उनके अंदर होती हैं, तो उनका निरंतर जो है विकास होता रहता है, उनमें गुणवत्ता जो है निरंतर बढ़ती रहती है। जैसे शक्ति, लचक, गति, तालमेल, ये सब जो हैं एक तरह से शारीरिक विकास हुआ। बुद्धि का आईक्यू लेवल बढ़ना, समझने की शक्ति बढ़नी, कंसंट्रेशन पावर बढ़ना, काम, क्रोध, मद, लोभ आदि पर जो है नियंत्रण पाना, ये व्यक्ति का मानसिक विकास है। अपनी इंद्रियों को वश में करना, नियंत्रण में करना, सही और गलत की पहचान कर सही रास्ते पर चलना, ये व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास है। तो इस प्रकार से विकास जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। तो गामक विकास किसे कहते हैं? जन्म से लेकर मृत्यु तक सभी गतिविधियों, चाहे कोई भी गतिविधि हो, चाहे वो शरीर से हो, चाहे मन से हो, चाहे किसी भी प्रकार से भावनाओं से संबंधित हो, चाहे बौद्धिक से संबंधित हो, चाहे आध्यात्मिक से संबंधित हो, चाहे समाज से संबंधित हो, समाज के साथ उसका कैसा व्यवहार है, ये भी इन्हीं गतिविधियों में शामिल होता है। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक सभी गतिविधियों की निरंतर प्रक्रिया को गामक विकास कहते हैं। निरंतर प्रक्रिया जो चलती रहती है, जिसमें वो ऊपर बढ़ता रहता है, उसको गामक विकास कहते हैं। गामक विकास के दो प्रकार हैं, स्थूल गामक विकास और सूक्ष्म गामक विकास। स्थूल मतलब मैक्रो, सूक्ष्म मतलब माइक्रो। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा और सूक्ष्म माइक्रो का मतलब होता है छोटा। तो स्थूल गामक विकास का सीधा सीधा अर्थ है कि उन बड़ी मांसपेशियों का विकास होता है इसमें जो आकार में काफ़ी बड़ी होती हैं, जो मदद करती हैं चलने में, दौड़ने में। क्योंकि आपको सभी को पता है कि जो पैरों की मांसपेशियां हैं, काफ मसल वगैरह हैं, थाई मसल्स वगैरह हैं, हिप मसल्स वगैरह हैं, उनके आकार काफ़ी बड़े हैं, जो चलने, दौड़ने, कूदने, इन सब में अपनी भूमिका अदा करती हैं। तो उनके विकास को हम कहेंगे स्थूल गामक विकास। और जब मांसपेशियों का, जिन छोटी मांसपेशियों का विकास होता है उनको कहेंगे हम सूक्ष्म गामक विकास। जैसे लिखना, छोटी छोटी मसल्स होती हैं उंगलियों के अंदर, उसके आधार पर लिखा जाता है। चित्रकला, किसी वस्तु को पकड़ना, छूना, स्पर्श करना, इस तरह के जो छोटे छोटे क्रियाकलाप होते हैं वो छोटी मांसपेशियों से होते हैं। तो गामक विकास के दो प्रकार हैं, स्थूल गामक विकास, बड़ी मांसपेशियों का विकास जैसे चलना, दौड़ना आदि में प्रयोग होने वाली मसल्स, और सूक्ष्म गामक विकास, छोटी मांसपेशियों का विकास जैसे लिखना, चित्रकला, वस्तु को पकड़ना आदि मांसपेशियों को शामिल किया गया है। तो गामक विकास के बाद हम अगले जो टॉपिक है उस पर चलते हैं। ये जो गामक विकास है इसको प्रभावित करने वाले कारण कौन कौन से हैं? तो गामक विकास को प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं जो शामिल होते हैं, भाई किस प्रकार से गामक विकास प्रभावित होगा? तो ये मुख्य कारण है हेरिडिटी, वंशानुक्रम, जो पीढ़ी दर पीढ़ी पीछे से चलता है। पिता जैसा था वैसा बेटा हो गया, दादा जैसा था वैसा पोता हो सकता है। ये वंशानुक्रम रूप से हमें प्राप्त होते हैं। ऐसे ही दूसरा आता है न्यूट्रिशन, जो पोषण होता है, किस प्रकार का आहार वो ग्रहण कर रहा है, उसी पर वृद्धि और विकास डिपेंड करते हैं। जैसा वो अन्न खाता है उसी के हिसाब से उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। ऐसे ही नींद है, वो नींद पूरी लेता है नहीं लेता। जो टीकाकरण है, जिसमें समय समय पर सरकार जो है बच्चों को पैदा होते ही टीके लगाने शुरू कर देती है और एक निश्चित अवस्था तक उसमें टीके लगाती रहती है, तो वो भी विकास में अपनी भूमिका अदा करता है। ऐसे ही एनवायरनमेंट भी उसमें शामिल है। कहाँ का एनवायरनमेंट ज़्यादा है, गर्म
गर्म क्षेत्र है वहाँ पर अलग प्रकार का विकास होगा, ठंडा क्षेत्र है वहाँ पर अलग प्रकार का विकास होता है। जैसे पोल्यूशन जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ पर विकास कम होता है, और जहाँ पोल्यूशन कम होता है, स्वच्छ वातावरण रहता है, अच्छा वातावरण रहता है, अनुकूलित वातावरण रहता है, तो वहाँ पर विकास जो है बढ़ता है। ऐसे ही अवसर, किस प्रकार के अवसर उन्हें प्राप्त होते हैं, उस प्रकार से वो अपने शारीरिक और मानसिक विकास को कर सकता। अच्छे गुरु मिलें, अच्छे स्कूल मिलें, अच्छे कोचेज मिलें, अच्छे इक्विपमेंट्स मिलें, इस प्रकार का उसके पास धन वगैरह की कमी ना हो, उसका जो समाज का आसपास के लोग हैं वो किस प्रकार का उससे व्यवहार रखते हैं, वो सभी इस अवसरों में शामिल होता है। उसके बाद आया प्रशिक्षण और अभ्यास, उसको किस लेवल की ट्रेनिंग प्राप्त हो रही है, कैसी अच्छी ट्रेनिंग प्राप्त हो रही है, और वो कितनी उस पर प्रैक्टिस करता है। जितनी प्रैक्टिस करेगा उतना ही वो विकसित होता चला जाएगा। मनोरंजन से मानसिक विकास होता है, वो डिप्रेशन, चिंता, तनाव, अवसाद, इनसे बचा रहता है। ऐसे ही जेंडर भी इसमें अपनी एक भूमिका अदा करता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि लड़के और लड़कियों में जो नेचुरल रूप से भेद पाया जाता है उसकी वजह से भी विकास में अंतर आता है। महिलाओं संबंधित विशेष परिस्थितियां कुछ होती हैं, जैसे गर्भावस्था है, मासिक धर्म है, एनीमिया है, रक्त की कमी है, ओस्टोपोरोसिस है, हड्डियों में कमजोरी आ जाना, इनकी वजह से उनको अलग से समय जो है विकास में रखना होता है, जिससे वो विकसित जो है लड़कों की अपेक्षा थोड़े कम होती हैं शारीरिक रूप में। लेकिन इसका मानसिक रूप में कोई भेद नहीं होता, सिर्फ शारीरिक रूप में होता है कि 13 साल की आयु के बाद जो है लड़कियों की मसल लड़कों की अपेक्षा थोड़ी छोटी और कमज़ोर होती हैं, लेकिन मानसिक रूप में ये कोई भी चीज़ इस पर डिपेंड नहीं करती। अब आसन संबंधित विकृतियों का अर्थ होता है दोष, ना कि रोग। कुछ सोचते हैं कि रोग ही विकृति है, रोग विकृति नहीं होती। विकृति हमेशा पोस्चर में होती है, हड्डियों में, जोड़ों में, इसमें विकृति मतलब खराबी, दोष आ जाता है। तो आसन संबंधित विकृतियां भी गामक विकास को प्रभावित करती हैं। वो अगर गलत तरीके से सोता है, गलत तरीके से बैठता है, गलत तरीके से चलता है, तो उसकी हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, जिससे उसका विकास जो है गति प्राप्त नहीं कर पाता, तो वो विकास उसका कम होता है। तो ये नॉर्मल बातें थी। अब जो आगे चलते हैं, ये महत्वपूर्ण बात अब आती है। ये जो क्वेश्चन बनता है, बाल्यावस्था में गामक विकास के चरण, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि स्टेजेस जो हैं, कौन कौन से स्टेप्स हैं बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था जो होती है वो 2 साल से लेकर 12 साल तक की अवस्था को बाल्यावस्था कहते हैं। 2 साल से पहले शिशु और 12 साल के बाद वो युवावस्था में आ जाते हैं। तो हमारा जो सिलेबस है वो इस बाल्यावस्था संबंधित है, 2 साल से 12 साल तक। इस अवस्था को 3 भागों में बांटा गया है, प्रारंभिक बाल्यावस्था, माध्यमिक बाल्यावस्था और तीसरी है उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बोलते हैं बाद को, प्रारंभिक बोलते हैं शुरू को, माध्यमिक बोलते हैं बीच, और उत्तर बोलते हैं बाद वाली अवस्था। तो ये 3 अवस्थाएं हैं, इनका हम वर्णन करेंगे। तो ध्यान दें, प्रारंभिक बाल्यावस्था जो है 2 से 6 वर्ष की आयु के बीच में होती है। माध्यमिक बाल्यावस्था जो है वो 7 से 10 वर्ष की आयु के बीच में होती है। और जो उत्तर बाल्यावस्था है वो 11 से 12 वर्ष की आयु के बीच में होती है। पहला पॉइंट इन तीनों का ये हुआ। दूसरा पॉइंट आता है कि जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है उसमें शारीरिक वृद्धि और विकास तेज़ी से होता है। शारीरिक वृद्धि और विकास किससे होता है? तेज़ी से होता है, और बच्चों में इसमें सबसे ज़्यादा लचक पाई जाती है प्रारंभिक बाल्यावस्था में। और प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो विकास होता है वो सबसे ज़्यादा परिवार के साथ होता है। आपको पता है कि छोटा बच्चा लगभग 5-6 साल तक अपनी माँ से ही ज़्यादातर वो चिपका रहता है, तो जो भी उसका लगाव होता है सबसे ज़्यादा वो परिवार के साथ होता है। तो परिवार से लगाव होने के कारण उसका विकास परिवार के साथ ही होता है। ये प्रारंभिक बाल्यावस्था का सबसे मुख्य पॉइंट है कि बच्चे का विकास जो है प्रारंभिक बाल्यावस्था में सबसे ज़्यादा कहाँ से होता है, तो परिवार से होता है। वो कॉपी करना शुरू कर देता है, जैसे उसकी माँ करती है वो वैसा करता है, जैसे उसका पिता करता है वैसा करता है। जो भी परिवार का सदस्य उसके सामने जो भी क्रियाएं करता रहता है वो उसको कॉपी करता रहता है, तो वो वहाँ से सीखता है। तो इस अवस्था में यदि बच्चों को कोई एक्टिविटी कराई जाए तो क्या कराई जाएगी? जैसे कि उनमें कॉपी करने की आदत है और उनमें लचक ज़्यादा पाई जाती है, उनको तैराकी, योगा और जिम्नास्टिक जैसी क्रियाओं में भाग लेना चाहिए। तो ये था प्रारंभिक बाल्यावस्था। दूसरे पे हम आते हैं माध्यमिक बाल्यावस्था।
7 से 10 वर्ष की जो है, इसमें मुख्य बात यह है कि इसके अंदर बच्चों के अंदर जो जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा विकास होता है वो होता है प्रतिस्पर्धा, एक दूसरे से कंपटीशन की भावना, प्रतिस्पर्धा की भावना उनमें आ जाती है। आपने देखा होगा कि 7 से 10 साल के जो बच्चे होते हैं ये आपस में एक दूसरे से कोई भी कंपटीशन करने लगते हैं, जैसे आओ कौन ज़्यादा तेज़ी से दौड़ता है, मैं सबसे पहले पहुंचता हूं, मेरे पापा सबसे अच्छे हैं, या हमारे घर में वो चीज़ आई है, हमारे घर की साइकिल सबसे बड़ी है, इस तरह से। या फिर इस उम्र के बच्चे जो चमकीले वस्त्र पहनना पसंद करते हैं, चमकदार जो वस्त्र होते हैं उनको पहनना ये पसंद करते हैं, ताकि लोग इनको देखें, ताकि ये आकर्षित दिखाई दें। ये स्वभाव होता है 7 से 10 वर्ष की आयु के बच्चों का। तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो विकसित होती है वो प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास होता है। इसी प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखते हुए उन बच्चों में जो एक्टिविटी कराई जाएगी वो इंडिविजुअल गेम, व्यक्तित्व गेम जो अकेले खेले जाते हैं, जैसे लॉन्ग जंप, हाई जंप, एथलेटिक की जो प्रतियोगिताएं, सिंगल इवेंट की, सिंगल व्यक्ति की जो प्रतियोगिता है उनमें, या फिर कुश्ती और बॉक्सिंग, इस तरह के जो टीम इवेंट ना हो, अकेले के इवेंट हो, उनको इनमें शामिल किया जाता है। अब बात आती है जिस प्रकार प्रारंभिक बाल्यावस्था में विकास परिवार से होता था, तो माध्यमिक बाल्यावस्था में सबसे ज़्यादा विकास किससे होता है? समकक्ष समूह के बच्चों से। समकक्ष का मतलब है उसी के उम्र के बच्चे। इस उम्र में बच्चों का विकास सबसे ज़्यादा हम उम्र, समकक्ष मतलब हम उम्र, बराबर के उम्र के बच्चों के साथ खेलने, पढ़ने, दौड़ने, क्रियाएं करने से होता है। तो तीसरी जो है वो है उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था जो आ जाती है 11 से 12 वर्ष की आयु में आती है। इस अवस्था में जो है व्यक्तियों के क्वालिटी और क्वांटिटी, ये दो विकास तेज़ी से होते हैं। अब ये क्वालिटी और क्वांटिटी का क्या अर्थ हुआ? गुणात्मक और संख्यात्मक। जो भी क्रियाएं उन्होंने 10 वर्ष तक की थी उनमें सुधार आ जाता है, उन्हीं क्रियाओं में उनको निखार आ जाता है, उनकी गुणवत्ता बढ़ जाती है और उनकी क्वांटिटी भी बढ़ जाती है। क्वालिटी और क्वांटिटी मतलब संख्या भी बढ़ जाती है। मान लो शुरू में बच्चे जो हैं 400 मीटर की दौड़ लगाकर थक जाते थे, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़े तो अब 400 से वो 500, 600 इस तरह से उनकी जो है क्वांटिटी बढ़ गई मीटर की अचीव करने की। और क्वालिटी कैसे बढ़ गई? पहले वो कम समय, जितना समय लेते थे अब उससे भी कम समय वो दौड़ने में लेते हैं, क्रिया को करने में कम समय लेते हैं और पहले से अच्छी क्रिया करना वो प्रारंभ कर देते हैं। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है, उत्तर बाल्यावस्था में जो है जिस चीज़ का विकास होता है वो होता है सहयोग की भावना, टीम स्पिरिट जिसे बोलते हैं। सहयोग की भावना का विकास इसमें होता है। उनके अंदर जो सहयोग की भावना पैदा हो जाती है, वो मिलजुल कर कार्य करना शुरू कर देते हैं। एक उनमें टीम का लीडर बन जाता है, फिर वो उसकी सबको बताता है और वो उसकी बातों को मानते भी हैं। तो टीम स्पिरिट जो है इसमें देखने को मिलती है। इस उम्र में सबसे ज़्यादा जो विकास होता है वो समाज के साथ रहने से होता है। बच्चा जो है समाज में रहना शुरू कर देता है, पड़ोस में रहना शुरू कर देता है, घुल मिलने लगता है, मित्रों के साथ टोली बना के घूमना प्रारंभ कर देता है, उसमें सबसे ज़्यादा विकास होता है। तो इसमें किस प्रकार के खेलों को रखा जाता है? जैसे हॉकी है, फुटबॉल है, सभी टीम गेम है, टीम इवेंट, क्योंकि सहयोग की भावना हुई थी तो अब मिलकर वो खेल सकते हैं। तो टीम इवेंट में इसमें बच्चे जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेते हैं। तो ये बाल्यावस्था की 3 अवस्थाएं थी विकास की: प्रारंभिक बाल्यावस्था, माध्यमिक बाल्यावस्था और उत्तर बाल्य अवस्था। ये मोटर डेवलपमेंट से संबंधित विषय था, गामक विकास से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक यही था। अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक अब हमारे पास आता है वो आता है आसन संबंधित सामान्य विकृतियाँ। यहाँ पे आसन का संबंध योगा से नहीं है। आप यदि इसको योगा वाला आसन समझ रहे हैं तो वो गलत है। ये पोस्चर है। पोस्चर मतलब मुद्रा या फिर आकृति, आकृति भी इसको कह सकते हैं, मुद्रा। तो यहाँ पर आसन का संबंध पोस्चर से है, ये रहा पोस्चर, मुद्रा से है। तो मुद्रा डिपेंड किस पर करती है? व्यक्ति की हड्डियों पर, उसकी हड्डियाँ कैसी हैं, उसके जॉइंट कैसे हैं। तो यहाँ पर हड्डियों की विकृतियाँ, दोष
भाई जैसी हड्डियां होनी थी वैसी ना हो करके वो तिरछी टेढ़ी मेढ़ी या कमज़ोर हो गई तो उनको विकृति बोलेंगे। ये कोई रोग नहीं है, ये विकृति है, कोई दोष है। तो आसन संबंधित विकृतियों का विस्तार से वर्णन किया जाएगा। इसी में से सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन जो हैं, तो इसको ध्यान से देखें किस किस प्रकार से कौन कौन सी विकृतियाँ होती हैं। हल्की सी झलक यहाँ पे रखें कि सबसे ठीक बैठने का आसन ये है और सबसे ठीक खड़े होने का पोस्चर ये है। सीधा बैठना और सीधा खड़े होना, 90 डिग्री का एंगल सबसे बेस्ट होता है बैठने में टांगों का। और कमर सीधी रहती है, गर्दन सीधी रहती है, निगाहें सामने को रहती हैं। ऐसे ही खड़े होने में पूरी एक सेंटर लाइन जो है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल सेंटर में फॉल करती है इस प्रकार से। तो सही पोस्चर में रहने से पोस्चर संबंधित विकृतियां नहीं आती। अब हम बात करते हैं पोस्चर संबंधित विकृतियां जो हैं वो कौन कौन सी हैं। आसन संबंधित विकृतियां हम सबसे पहले लेते हैं रीढ़ की हड्डी में कौन कौन सी आती हैं। तो आप मान लीजिए ये है रीढ़ की हड्डी। ये रीढ़ की हड्डी किस प्रकार है, ये साइड पोज है, मतलब व्यक्ति इस प्रकार से यहाँ पे खड़ा है जैसे यहाँ पे खड़ा हुआ है। जैसे ये खड़ा है, इसी में आप रीढ़ की हड्डी को ऐसे ले आओ। तो यहाँ पर हमने रीढ़ की हड्डी हम यहाँ पर लेके आए हैं इस प्रकार से। इस रीढ़ की हड्डी में छोटे छोटे कॉलम होते हैं, वर्टिब्रा जिनको कहते हैं। इन वर्टिब्राओं के अंदर आपस में लॉक लगे होते हैं, लॉकिंग सिस्टम होता है ये। इनकी मूवमेंट ही आगे बैकवर्ड फॉरवर्ड दाएं बाएं रोटेट, ये हर प्रकार के मूवमेंट ये करते हैं। तो ये जो रीढ़ की हड्डी है इसमें 3 प्रकार के रोग मतलब विकृतियां शामिल होती हैं। यहाँ पर ये 2 हैं। ये है पीठ का पीछे वाला भाग और ये है पेट का आगे वाला हिस्सा। तो पीठ के पीछे वाले हिस्से की ये जो वर्टिब्रा होती हैं, चेस्ट वाली, यहाँ चेस्ट है, चेस्ट का पीछे को अधिक निकल जाना, पीछे को मतलब पीठ से है, पीठ का यहाँ से पीछे को बढ़ जाना, ये वक्षस्थि यहाँ होती हैं। वक्षस्थि आपने 11वीं क्लास में पढ़ी होंगी। पसलियाँ हसलियाँ जो होती हैं, हसलियाँ पसलियाँ, ये जो रिब्स जिन्हें बोलते हैं। तो ये जो 24 रिब्स हैं इसी में जब पीछे को निकल जाती है, ये जो पोजीशन है रीढ़ की हड्डी की इस तरह से यहाँ से अधिक पीछे को आ जाना, इसका नाम है काइफोसिस। इस विकृति का नाम है काइफोसिस। इसमें गर्दन आगे को झुक जाती है, कंधे आपस में मिलने का प्रयास करते हैं और ये पीछे को हड्डी जो है निकल जाती है। पुरानी परंपराओं गांव में जैसे लेडीज ज़्यादा घूंघट करती हैं तो भी उनके ऐसा हो जाता है। तकिया लगाकर सोने से भी गर्दन आगे हो जाती है और ये कमर जो है पीछे को निकल जाती है। इसको कहते हैं काइफोसिस। काइफोसिस विकृति। इसको अब देखिए, अब ये समझ में आएगी काइफोसिस क्या है। रीढ़ की हड्डी का पीछे की ओर मुड़ जाना काइफोसिस कहलाता है। सिर और गर्दन आगे की तरफ झुक जाती हैं, इसे पीछे का कुबड़ भी कहा जाता है, कुबड़पन। देखिए अब आपको काइफोसिस का चित्र दिखाया जाएगा। ये है काइफोसिस। ये जो वर्टिब्रा थी वक्ष स्थल की चेस्ट वाली, ये जो है और पीछे हो जाए, नॉर्मल इस प्रकार है, जब ये और पीछे हो जाए ये होगी काइफोसिस। काइफोटिक भी इसे कहते हैं, काइफोसिस इसका नाम है। काइफोसिस रीढ़ की हड्डी का पीछे को निकलना काइफोसिस कहलाता है। अब काइफोसिस हमने देखा कि यहाँ से गर्दन आगे आ रही है, रीढ़ की हड्डी पीछे जा रही है और कंधे आपस में मिलते हैं। तो इसको ठीक करने के उपाय कैसे होने चाहिए? ऐसी एक्सरसाइज होनी चाहिए जिसमें गर्दन पीछे को जाए, कंधे फैले, मतलब छाती जो है वो चौड़ी हो और रीढ़ की हड्डी अंदर की तरफ जाए। तो इसके ठीक करने के उपाय में ऐसी एक्सरसाइज शामिल की जाएंगी जैसे भुजंगासन, चक्रासन, धनुरासन और पुशअप्स। इसके बारे में भी योगा वाले चैप्टर में विस्तार से इन आसनों का वर्णन किया गया था। यहाँ भी इनकी झलक है। जैसे भुजंगासन है, इसमें देखिए गर्दन पीछे को जा रही है, छाती का विकास हो रहा है और यहाँ से हड्डी जो है अंदर को दब रही है। तो एक काइफोसिस का उपचार भुजंगासन करता है। ऐसे ही चक्रासन में भी वही काम हो रहा है। इसी प्रकार धनुरासन में भी वही आकृति आ रही है, चेस्ट का विकास होता है, यहाँ से हड्डी अंदर की तरफ जाएगी और गर्दन पीछे को आ रही है। तो धनुरासन का भी ऐसे इसी प्रकार से पुशअप में भी होगा। ये काइफोसिस को ठीक करने के
उपचार हैं। ऐसे अर्ध चक्रासन में भी यही काम होगा, चक्रासन हो या अर्ध चक्रासन हो उसमें भी यही चीज़ होती है। तो पीछे की बेंडिंग करने वाली क्रियाओं को हम काइफोसिस में कर सकते हैं। दूसरी जो विकृति है वो है लॉर्डोसिस। लॉर्डोसिस में क्या होता है, ये जो आपकी रीढ़ की हड्डी है ये पेट वाले हिस्से से, मतलब कमर वाली जो हड्डी है वो पेट की तरफ आगे निकल जाती है, जिसमें पेट का आकार बड़ा हो जाता है और अपर बॉडी पीछे को झुक जाती है। ठीक है, तो इसको कहते हैं लॉर्डोसिस। अब इसमें क्या करना होगा, ऐसी एक्सरसाइज की जाएंगी जिसमें अपर बॉडी तो आगे को आए और पेट इकट्ठा हो, पेट जो है सिकुड़ जाए, ऐसी एक्सरसाइज होंगी। जैसे सिटअप्स आप सभी जानते होंगे, पेट की बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है सिटअप्स। इसमें पेट इकट्ठा होता है और बॉडी जो है ऊपर से आगे को आती है। इसी प्रकार हल आसन है, पवन मुक्तासन है और पश्चिम उत्तान आसन है। इनके भी आप चित्र यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए लॉर्डोसिस कैसे होता है। लिम्बर जो है कमर वाला जो हिस्सा है रीढ़ की हड्डी का, ये आगे को आ जाता है और शोल्डर ये ऊपर वाली बैक पीछे को हो जाती है। तो इस प्रकार से होता है। इनको ठीक करने की जो आसन है वो देखिए पश्चिम उत्तान आसन। पेट बिल्कुल आगे को गया, मतलब जो हड्डी आगे आ रही थी वो पीछे को चली गई और बॉडी जो है आगे की तरफ मूव कर रही है। इसी प्रकार पवन मुक्तासन में भी ऐसे ही हो रहा है। देखिए यहाँ से पीछे को और बॉडी आगे को। इसी प्रकार हलासन में भी ऐसे ही हो रहा है, पेट बिल्कुल छोटा हो रहा है और बॉडी आगे को जा रही है। इसी प्रकार सिटअप्स में भी ऐसे ही होता है। तो ये इसको ठीक करने के उपाय थे। अब रीढ़ की हड्डी की तीसरी विकृति जो है वो साइकोलियोसिस है। साइकोलियोसिस, इसमें क्या होता है, या तो रीढ़ की हड्डी सी आकार की बन जाती है या फिर रीढ़ की हड्डी एस आकार की बन जाती है। अब सी आकार की और एस आकार की रीढ़ की हड्डी कैसे बन सकती है उसको बताते हैं। कोई भी व्यक्ति फेस हमारी तरफ करके खड़ा हो, जैसे ये है, ये व्यक्ति इसका फेस उस तरफ है, इससे पता चल जाएगा। यहाँ पे जो रीढ़ की हड्डी है वो इधर को झुकी हुई है, इस तरफ को, सेंटर से देखिए इस तरफ को ये रीढ़ की हड्डी झुकी हुई है। तो अब ये जो रीढ़ की हड्डी है वो ऐसे झुकी हुई है, एक साइड जा रही है तो सी आकार की बन जाती है। और जब एक ही रीढ़ की हड्डी ऊपर से इस साइड को झुक जाए और नीचे से इस साइड को, तो ये एस आकार की बन जाती है। तो यहाँ पे ये हड्डी सी आकार की बनी हुई है और नीचे आकर ये थोड़ी इस साइड जा रही है तो ये एस आकार की भी बन गई। तो साइकोलियोसिस में क्या होता है, रीढ़ की हड्डी या तो सी आकार प्रदान कर लेती है या फिर एस आकार प्रदान कर लेती है। रीढ़ की हड्डी का दाएं और बाएं मुड़ जाना साइकोलियोसिस कहलाता है। इसको ठीक करने को उपाय ताड़ासन, अर्ध मत्स्य इंद्रासन, लटकना और वक्र की विपरीत दिशा में झुकना। यदि वक्र ऐसे बनता है तो वक्र की ही दिशा में झुकना, मतलब ऐसे वक्र ऐसे बना तो इसके विपरीत ऐसे जाना होगा, तो मतलब हमें इस तरफ झुकना होगा। और वक्र ऐसे बनता है तो इसके विपरीत ऐसे जाना होगा, तो मतलब हमें इस तरफ झुकना होगा। साइड बेंड जो है उसके अपोजिट लिया जाएगा जिससे वो हड्डी ठीक हो जाए। और ताड़ासन में जब हम सीधे होते हैं, ताड़ासन में सीधे होने से जो एस आकार उसका बना हुआ था ये नीचे को खींचेगा और ये ऊपर को खींचेगा, तो ये सीधा हो जाएगा। ऐसे ही लटकने से भी ये नीचे को जाएगा और ये ऊपर को, तो वो सीधा हो जाएगा। तो इसको ठीक करने के उपाय ये हैं। ऐसे ही अर्ध मत्स्येंद्र आसन में भी ऐसे ही होता है। रीढ़ की हड्डी जो ट्विस्ट होती है, रीढ़ की हड्डी ट्विस्ट होने से ये जो मूव कर रही है, ट्विस्ट हो रही है, इसके ट्विस्ट करने से जो है वो सीधी हो जाती है मुड़ करके। तो इस तरह से अर्ध मत्स्येंद्र आसन भी उसको ठीक करता है। तो ये 3 बीमारियां थी रीढ़ की हड्डी की, काइफोसिस, लॉर्डोसिस और साइकोलोसिस। काइफोसिस पीछे का कुबड़, लॉर्डोसिस आगे का कुबड़, साइकोलोसिस रीढ़ की हड्डी का सी या एस आकार का बन जाना जिसमें रीढ़ की हड्डी दायां बाएं झुकती है। तो ये रीढ़ की हड्डी के हमने बता दिए हैं। अब इसके बाद जो हम करेंगे वो आएंगे पैरों में आसन संबंधित, पोस्चर संबंधित जो विकृतियां हैं वो पैरों में कौन कौन सी हैं। तो पैरों में 3 प्रकार की पोस्चर संबंधित विकृतियां होती हैं, उन पर भी ध्यान दें। पहली आती है नोक नी, घुटनों का आपस में टकराना। दूसरी आती है बो लेग, दोनों घुटनों के बीच में सामान्य से अधिक
गैप का बनना। और तीसरी आती है फ्लैट फुट। फ्लैट फुट का मतलब है जो पाँव होता है उसके बीच में जो चाप बनती है, इस चाप का ना बनना। तो एक शब्द में आपको समझाया। अब पहले हम बात करते हैं नोकनी की, घुटनों का आपस में टकराना। तो नोकनी जो है आपको दिखाया जाता है, ये है नोकनी। यहाँ पे देखिए घुटने आपस में टकराने। जब व्यक्ति साधारण अवस्था में खड़ा हो, ये है साधारण अवस्था, इसमें खड़ा होने के बाद भी घुटने आपस में टकरा जाएं तो उसको नोकनी कहते हैं। और साधारण अवस्था में खड़े होने के बाद भी घुटनों के बीच में सामान्य से अधिक गैप, सामान्य गैप क्या है, ये है, सामान्य से अधिक गैप हो जाए तो उसको बो लेग कहते हैं। मतलब धनुषाकार टांगे, धनुष के आकार की टांग हो जाती है, ये बो लेग बन गई। देखो धनुषाकार टांगे। तो ये नोकनी और बो लेग हो गई। इनके ठीक करने के उपाय हम आपको बताते हैं। जैसे नोकनी, घुटनों के टकराने को ठीक कैसे किया जाएगा, साइकिल चलाकर। साइकिल चलाने से घुटनों में गैप आ जाएगा। घुड़सवारी से भी घुटनों में गैप आ जाएगा। दोनों टांगों के बीच तकिया रखकर सोने से भी घुटने में गैप आ जाएगा। और पद्मासन, पद्मासन करने से भी घुटने में गैप आ जाएगा, ये है पद्मासन। इस प्रकार से आकृति करने से घुटनों का जो गैप है वो बढ़ जाता है। तो ये पद्मासन है। अब उसके बाद हम बात करते हैं बो लेग की, कि बो लेग को किस प्रकार ठीक किया जाएगा। तो बो लेग को ठीक करने के उपाय हैं, रेत पर चलने से बो लेग जो है ठीक होती है। टांगों को आपस में बांधकर सोने से, और एक सीधी रेखा पर चलने से, जिसे हम कैट वॉक कहते हैं, वो है। और गरुड़ासन। अब देखिए रेत पर चलना तो आप समझ ही गए होंगे। टांगों को बांधकर सोने से क्या अभिप्राय है, जैसे बो लेग हैं, इनको आपस में जोड़कर साधारण बेल्टों से उसको इस प्रकार बांध दिया जाएगा 3 जगह से। उसमें ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा और वो धीरे धीरे आपस में टांगे जो हैं जुड़नी शुरू हो जाएंगी और ये जो आकृति है वो चेंज होनी शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से इसको बांधा जाता है। गरुड़ आसन में क्या किया जाता है, एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर इस प्रकार से लपेट लिया जाता है, जिससे जिस पैर पर लपेटा गया है उस घुटने की हड्डी जो है अंदर को होनी शुरू हो जाएगी। बदल बदल के दोनों पैरों से ये किया जाता है। ऐसे ही सीधी रेखा पर चलने से, एक सीधी रेखा पर जब हम कैट वॉक जिसको कहते हैं उस पर चलते हैं तो इस तरह से मूवमेंट जो है पैरों की होती है, जिससे घुटना अंदर की तरफ फोर्स करता है। तो इनसे हम इनको ठीक कर सकते हैं। और जो तीसरी टांगों संबंधित विकृति जो मैंने आपको बताई थी फ्लैट फुट की, इसमें ये जो नीचे का आर्क है, जो चाप है, वो नहीं बनती। कैसे समझ में आएगा, इसको देखिए फ्लैट फुट क्या है। ये है फ्लैट फुट। नॉर्मल फुट ये होता है, देखिए यहाँ पर हड्डी, देखिए यहाँ पर उठी हुई है ये हड्डी, और जबकि ज़मीन का सतर यहाँ पर है, और यहाँ पर वो हड्डी उठ कर ना बिल्कुल सीधी फ्लैट हो गई है, एकदम बिल्कुल सीधी हड्डी हो गई है। यहाँ पर जो आर्क बन रही थी, कोन बन रहा था, वो अब ऊपर यहाँ नहीं बन रहा। तो ये फ्लैट फुट का शिकार है। फ्लैट फुट में ये है, जब हम मिट्टी पर चलते हैं, गीली मिट्टी पर जब हम चलते हैं तो हमारा पंजा और एड़ी ये हिस्सा छपता है, सिर्फ पंजा और एड़ी वाला हिस्सा छपता है, ये हिस्सा छपता है, लेकिन ये हिस्सा उस पर छाप नहीं छोड़ता। यदि ये हिस्सा भी उस पर छाप छोड़े, इस प्रकार से पूरा छाप छोड़ रखे देखो यहाँ पे, तो मान लो उसका जो पैर है वो फ्लैट फुट का शिकार है। तो फ्लैट फुट को ठीक करने के उपाय क्या होंगे, किसी भी गीले रेत पर चलते समय हम पता कर सकते हैं कि फ्लैट फुट है या नहीं है। उसके ठीक करने के उपाय हैं, तो पंजों पर रस्सी कूदना, मतलब पंजों पर जो है रस्सी कूदी जाए। वज्रासन है, पंजों से छोटी छोटी जो कंक्रीट हैं, रोड़ियाँ जिनको बोलते हैं, उनको पंजों से पकड़कर किसी बर्तन में डालना। जब हम पंजे से पकड़ेंगे तो पंजे वाली एक्सरसाइज उसमें होगी। ऐसे ही ज़मीन पर पड़े कपड़े को पंजे से इकट्ठा करना और फैलाना, ये क्रियाएं इसमें शामिल होती हैं। अब इसमें वज्रासन का जो वर्णन किया गया है आप देख लीजिए। वज्रासन कौन सा है, ये है वज्रासन। इस प्रकार पैरों पर बैठने से जो है फ्लैट फुट की समस्या ख़त्म हो जाती है। तो फ्लैट फुट ये हो गया। तो तीन प्रकार के फ्लैट फुट ये थे टांगों से संबंधित: नोकनी, घुटनों का आपस में टकराना, बो लेग, सामान्य से अधिक दोनों घुटने में गैप होना, और फ्लैट फुट जो है बीच में किसी प्रकार की चाप या आर्क का ना बनना। लास्ट जो है वो है राउंड शोल्डर, गोल कंधे। साधारण अवस्था में जो कंधे इस प्रकार से पाए जाते हैं,
चौकोर होते हैं यहाँ से, लेकिन जब वो हड्डियाँ अंदर की तरफ झुक जाएं तो कंधे ऐसे गोल हो जाते हैं और हाथ नीचे को लटक जाते हैं, मसल काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं, तो उनको राउंड शोल्डर कह देते हैं। तो राउंड शोल्डर को ठीक करने को उपाय कंधे वाली सभी एक्सरसाइज हैं, पुशअप्स हैं, डिप्स है, भुजंगासन है, चक्रासन है, बेंच प्रेस है, शोल्डर की तमाम एक्सरसाइजें हैं। तो ये सभी आसन संबंधित विकृतियों का आपको बताया गया है। अब ये इनको ठीक करने के उपाय थे, और यदि हम कुछ कारण ढूंढें भाई किन कारणों की वजह से आसन संबंधित विकृतियां होती हैं, तो जर्नल कारण वे हैं जिनसे सभी विकृतियां हो सकती हैं। जैसे संतुलित आहार, भोजन को जब उचित मात्रा में ग्रहण नहीं करते तो हमें जो है प्रॉपर आहार प्राप्त ना होने के कारण हमें कैलोरी, जो विटामिन्स हैं, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं, फैट है, खनिज लवण है, वो प्राप्त नहीं होते और हमारी जो बॉडी कमज़ोर होती चली जाती है, हमारी हड्डियां इतनी कमज़ोर हो जाती हैं कि वो मुड़ जाती हैं। दूसरा है बैड पोस्चर, गलत मुद्रा में बैठना, लेटना, चलना या कोई भी कार्य करना। यदि हम सही पोस्चर में नहीं रहेंगे तो गलत पोस्चर में हड्डी पर एक ही तरफ प्रेशर बनेगा और लंबे समय तक बनेगा, जिससे जो है वो हड्डी बैंड हो जाएगी। ऐसे ही तीसरा है वंशानुक्रम, हेरिडिटी के कारण भी ऐसा हो जाता है, भाई माँ बाप से, दादा दादी से भी ये प्राप्त हो सकती है। कोई भी दुर्घटना हुई हो, एक्सीडेंट हुई हो, तो उससे भी फ्रैक्चर आ जाता है, हड्डी टेढ़ी हो जाती है, उससे भी जो है पोस्चर विकृति आ जाती है। और एक्सरसाइज की कमी, जब हम कोई एक्सरसाइज नहीं करते, खाते हैं, सो जाते हैं, बॉडी की तरफ ध्यान नहीं देते, तो उससे भी हड्डियां जो हैं अपने आकार को चेंज कर लेती हैं, कमज़ोर हो करके वो मुड़ जाती हैं, बेढंगी बन जाती हैं। तो इस प्रकार इसमें जो है हमने जो भी शामिल किया अब तक, विशेष क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं। गामक विकास किसे कहते हैं, गामक विकास के प्रकार, और आसन संबंधित विकृतियां कौन कौन सी हैं, उनकी परिभाषा, उनको डिफाइन करना और उनको ठीक करने के उचित उपाय, और किन कारणों की वजह से वो होती है। तो यही कारण थे वो जिनकी वजह से वो होती है। जनरल कारण है जो सभी में होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु ऐसे भी हैं कि इनके उपायों में हमें कुछ जनरल बातें भी ध्यान रखनी चाहिए, जैसे डॉक्टर की सलाह लेना, उचित आहार का ग्रहण करना, उसी के विकृति के अनुसार एक्सरसाइज करना, इस प्रकार की चीज़ों को, और अच्छे पोस्चर में रहना, ये सभी उनको ठीक करने के उपाय हैं। अब लास्ट जो टॉपिक इसमें अपना शामिल है वो ये है महिलाएं जो हैं उनकी भारत में खेलों में किस प्रकार भागीदारी रही है। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है अपने भारतवर्ष के लिए कि जो वोमेन हैं उनकी रिस्पेक्ट किस प्रकार से बढ़ती रही और वो अब जो है अचीवमेंट ज़्यादा प्राप्त करते रहे। तो महिलाओं की जो भागीदारी है अगर अपनी भारत की तरफ से देखी जाती है तो 1952 में जो ओलंपिक हुए थे उसमें सबसे पहले भारतीय महिला ने भाग लिया था, और जो पदक प्राप्त किया था भारतीय ओलंपिक में भारत की महिला खिलाड़ी ने, वो थी कर्णम मल्लेश्वरी। भारोत्तोलन में इन्होंने कांस्य पदक प्राप्त किया था 2000 ओलंपिक में। सन 2000 के ओलंपिक जो है सिडनी जो ऑस्ट्रेलिया में है वहाँ पर हुए थे, ऑस्ट्रेलिया में ओलंपिक हुए थे। अब इसके बाद लोगों में जागरूकता और ज़्यादा बढ़ती रही और अब जो है ज़्यादातर ओलंपिक में जो पदक हैं वो महिलाओं के ही हैं। सानिया नेहवाल है, पीवी सिंधु है, साक्षी मलिक है, दीपा मलिक है, पैरा ओलंपिक्स में जो पदक लेके आई थी शॉट पुट में, उनका नाम दीपा मलिक है। तो इस प्रकार महिलाओं ने अपनी भागीदारी दिखाई। मैरी कॉम है, और भी अच्छी खिलाड़ी हैं जैसे सानिया मिर्ज़ा है, इस तरह की भी बबीता फोगाट है, गीता फोगाट है, ये काफ़ी अच्छी खिलाड़ी रही हैं। आर्चरी में भी काफ़ी हैं, दीपिका कुमारी है। इस तरह के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि फिर भी जितनी होनी चाहिए थी उतनी भागीदारी अभी नहीं है। भारत की इतनी ज़्यादा जनसंख्या होने के बावजूद भी महिलाएं इतनी खेलों में भाग नहीं ले पा रही हैं। तो उसका क्या कारण हो सकता है? उसके ये कारण हैं, वो ये कारण हैं, शारीरिक कारणों में यदि हम शामिल करते हैं तो उनकी क्षमता और सुयोग्यता में कमी
पाई जाती है, उनकी पुष्टि जो है उसमें कमी पाई जाती है। वो कमी किस वजह से पाई जाती है? ये लोगों का बर्ताव होता है, उनका व्यक्तित्व देखा जाता है कि उनका मानना ये है कि लड़कियां जो है कमज़ोर होती हैं, वो खेल नहीं सकती, नाजुक होती हैं। इस गलत धारणा के चलते समाज के अंदर वो काफ़ी नुकसान का सामना कर रही हैं। और महिलाओं की एक विशेष परिस्थितियों में जो महिला एथलीट की तृतीय अवस्था है, इसी में वो चीज़ आ जाती है। जैसे गर्भ अवस्था है, गर्भ अवस्था में वो जाती हैं तो कुछ भी नहीं 2 साल मिनिमम वो अपना जो है वक्त वहाँ पर लगाती हैं, और फिर उसके बाद उसकी रिकवरी के लिए काफ़ी लंबा समय उनको देना पड़ता है, जिसकी वजह से महिलाओं के खेलों में कम भागीदारी हो जाती है। ऐसे ही जो है मासिक धर्म की जो समस्या है उनके साथ चालू होती है और वो कंटिन्यूअस चलती रहती है। हर महीने में दूषित रक्त का जो स्राव होता है उससे महिला खिलाड़ियों में काफ़ी कमजोरी आ जाती है, और उस कमजोरी के कारण कई बार उनमें खून की कमी हो जाती है, उनकी हड्डियां भी कमज़ोर हो जाती हैं। तो ये विशेष परिस्थितियां महिला खिलाड़ियों की होती हैं। मानसिक रूप से किस प्रकार से आत्मविश्वास में उनमें कमी होती है? वो आत्मविश्वास में कमी क्यों होती है? क्योंकि कल्चर के अकॉर्डिंग उनको दबा दिया जाता है, वो उन पर बातें थोप दी जाती हैं कि आप इसके लिए नहीं हो, आप ये नहीं करोगी, ये आप पर शोभा नहीं देता। ऐसे ही दर्शकों की कम रुचि के कारण भी ऐसा होता है। आपने देखा होगा जो क्रिकेट के टूर्नामेंट होते हैं, यदि वो मेल के होते हैं तो उसमें काफ़ी इंटरेस्ट जो है पूरा देश दिखाता है, और जहाँ पर फीमेल के होते हैं वहाँ पर वो बिल्कुल भी रुचि नहीं लेते। स्टेडियम भी उनके खाली पड़े रहते हैं। महिला प्रशिक्षकों की कम संख्या होने के कारण जो कोचिज हैं, महिला टीचर्स हैं, उनकी संख्या भी इसमें फील्ड में कम है, क्योंकि लोग अपनी बेटियों को आगे खेलने के लिए या इस प्रकार का कोर्स करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते। कानून की भी इसमें बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि कानूनी तौर पर आत्मरक्षा की जो तकनीक है महिलाओं को नहीं बताई जाती, और वो अपने आप को फिर उसकी वजह से कमज़ोर महसूस करना शुरू कर देते हैं, और अपनी सुरक्षा की दृष्टि से वो खेलों में नहीं जाती, वो स्टेडियम में नहीं जाती, वो घर पर ही रुक जाती हैं। एजुकेशन की कमी के कारण महिलाओं को जो है अब तो फिर भी पढ़ने दिया जाता है। कुछ वर्ष पहले की बात है कि जगह जगह पर महिलाओं पर अवरोध रहता था पढ़ाई को लेकर के। अब भी हमारे देश में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर महिलाओं की पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया जाता। इसी प्रकार सामाजिक कारण भी आते हैं। कानून की कमी वही है कि कानून ऐसे कोई प्रावधान नहीं बना रखे जिसमें महिलाओं को विशेष रूप से मदद प्राप्त हो। समय का अभाव सामाजिक कारण है कि समाज जो है महिलाओं के प्रति अपना कोई भी समय निकाल करके नहीं देता। जैसे कोई भी महिला जागरूकता अभियान चलाए या फिर महिलाओं के कल्याण के लिए कोई सोसाइटी रखे, कोई प्रस्ताव रखे, इस प्रकार से कुछ नहीं है। समाज में जो है पुरुषों को प्रधान बताया गया है, समाज की संस्कृति के अनुसार पुरुष प्रधान बताया गया है, लेकिन इस पुरुष प्रधान का अर्थ जो है महिलाओं पर गलत रूप से थोपा जाता है कि जो भी कुछ करेंगे पुरुष करेंगे, तुम तो किसी करने के लायक ही नहीं हो। ये अवधारणा बिल्कुल गलत है। ऐसी अवधारणा का समाज में कोई भी औचित्य नहीं रहता। इन गलत अवधारणाओं को ख़त्म करना ही ठीक रहता है। इसी प्रकार जो अनुकरणीय व्यक्ति के रूप में महिलाएं खिलाड़ियों की कमी रहती है, और समाज की अभिवृत्तियाँ तथा धारणाएं उनको आगे नहीं बढ़ने देती। समाज की धारणाएं यही रहती हैं कि भाई खाना बनाना सीखो, झाड़ू पोछा करना सीखो, इससे ज़्यादा तुम क्या करोगे। आगे जा करके आपको सिर्फ जो है एक परिवार का हिस्सा बनना है और उस परिवार को खाना पीना आपको देते रहना है। आप में क्या गुणवत्ता है, क्या क्वालिटी है, ये आपकी मायने नहीं रखती। तो ये गलत धारणाएं जो समाज में प्रचलित हैं उनको बिल्कुल ख़त्म करना होगा, जिसकी वजह से हमारी महिलाएं बढ़ेंगी। और जहाँ पर महिला का सम्मान होता है वहाँ पर किसी और सुख की आवश्यकता नहीं रहती। जिस घर में महिला का सम्मान होता है वो घर स्वर्ग बन जाता है, और जिस राष्ट्र में या देश में महिला का सम्मान होता है वो राष्ट्र, वो धरती स्वर्ग बन जाती है। तो इस प्रकार आप भी सभी ध्यान रखेंगे, समाज को सुरक्षित और समृद्ध बनाएंगे, जिससे जो है महिलाएं आगे बढ़ेंगी और आगे जा कर के देश की मुख्य प्रतिभा के रूप में आगे जाकर देश का नाम रोशन करेंगी। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीढ़ी में यही 4 प्रश्न इसमें महत्वपूर्ण बनते हैं। गामक विकास किसे कहते हैं, उसके प्रकारों का विस्तार से वर्णन करें। आसन संबंधित जो विकृतियां हैं उनका विस्तार से वर्णन करें, उन्हें ठीक करने के उपाय बताएं और उनके पैदा होने के क्या क्या कारण थे।
और तीसरा क्वेश्चन यही बनता है कि जो महिला खिलाड़ी हैं वो जो है किस प्रकार से खेलों में अपनी भूमिका अदा कर रही हैं। जो आपके सिलेबस में पिछले साल था उसको इस बार हटा दिया गया है। महिला खिलाड़ियों की विशेष परिस्थितियां, गर्भावस्था, मासिक धर्म, रजो धर्म, अनावृत, इस प्रकार की जो अवस्थाएं थी, परिस्थितियां थी, उनको इस बार सिलेबस में नहीं रखा गया है। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पूरा होता है। इससे संबंधित कोई भी समस्या आपकी होती है, कोई भी परेशानी आपकी होती है, तो आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेज सकते हैं 9213044444। आपकी परेशानी का समाधान करने का मैं पूर्ण प्रयास करूँगा। नमस्ते।